गुड आफ्टरनून सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म के बारे में। ओके ओके सर। हेलो। यस सर। सर तो जब भी क्या है, कोई भी पावर प्लांट जब बनता ना, तो उसमें इसके पहले का मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। कोई भी पावर प्लांट, कोई भी आप कुछ भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें दो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट में आपका जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाता है, वर्किंग कैपिटल, इंश्योरेंस चार्जेस। और वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है आपका फ्यूल कॉस्ट। तो जैसे अपना जेपीएल में हम जैसे केरल में देते हैं पावर, तमिलनाडु में देते हैं, तो हमारा हम जेपीएल और केरल गवर्नमेंट के बीच में एक पावर परचेस एग्रीमेंट होता है। तो उसमें और सीआरसी के थ्रू जो ना एक अवेलेबिलिटी बेस्ड एबीटी, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ। तो उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं आपके। एक होता है कैपेसिटी चार्ज या फिक्स्ड चार्ज। नंबर दो होता है आपका एनर्जी चार्ज या जिसको वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं हम लोग। और जो तीसरा कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज, पहले बोलते थे, अभी उसका नाम बदल के डीएसएम हो गया है। तो आपका जैसे कोई भी पावर परचेस एग्रीमेंट होता है, तो जैसे मान लीजिए केरल गवर्नमेंट ने हमसे बोला कि हम 500 मेगावाट लेंगे आपसे, तो उसमें जो केरल गवर्नमेंट हो गई आपकी बायर और जेपीएल हो गया आपका सेलर। तो सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो उसमें जो परचेस एग्रीमेंट होता है उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। एक आपका होता है कैपेसिटी चार्ज। कैपेसिटी चार्ज यानी कि मान लीजिए आपने 500 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कितने दिन आप अवेलेबल रहे 500 मेगावाट देने के लिए, तो वो आपका हो गया कैपेसिटी चार्ज। और आपने जो अवेलेबल रहे तो उसमें से कितना एनर्जी आपने दिया उसको। मान लीजिए 500 मेगावाट का, लेकिन आप मान लीजिए 490 मेगावाट ही दे पाए या 480 मेगावाट दे पाए, तो उसको आपको एनर्जी चार्ज बोलेंगे। और तीसरा कंपोनेंट होता है कैपेसिटी चार्ज। और एक बार बोलिए सर, व्हाट इज कैपेसिटी चार्ज? वर्डन कैपेसिटी चार्ज जो बोले आप, वो कैपेसिटी चार्ज क्या है सर? और एक बार बोलिए सर। ये सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर से बोलिए। सर कैपेसिटी चार्ज, सर कैपेसिटी चार्ज, सर व्हाट इज कैपेसिटी चार्ज? और ओके, एक मिनट स्पीड करो। कैपेसिटी चार्ज मान लीजिए हमारा और केरल गवर्नमेंट का एक पावर परचेस एग्रीमेंट हुआ। जैसे जेपीएल आपका सेलर है यस सर। और केरल गवर्नमेंट आपका बायर है। ओके, तो मान लीजिए हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम 500 मेगावाट आपको देंगे पर आवर केरल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जो पावर परचेस एग्रीमेंट बनता है उसमें से जो आपका 500 मेगावाट की अवेलेबिलिटी है, मतलब 365 डेज में आप कितने दिन अवेलेबल कर पाएंगे 500 मेगावाट, तो उसमें एक कंपोनेंट होता है कैपेसिटी चार्ज या फिक्स्ड चार्ज। मान लीजिए आपका 5 रुपए पर यूनिट, हम केरल गवर्नमेंट के साथ हमने जो है टाई मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट किया। तो जैसे मान लीजिए अपने यहाँ कैपेसिटी बहुत है 24 मतलब 1000 प्लस 20 मतलब 3400 का मेगा प्लांट है अपने पास, स्टैंड बाई यूनिट भी रहती है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम जो है हमारा कैपेसिटी चार्ज ज़्यादा रहे, क्योंकि हम हमेशा दे पाएंगे, अवेलेबिलिटी हमारी जनरेटर की ज़्यादा है। तो उसका एक कंपोनेंट हो गया कैपेसिटी चार्ज। और दूसरा जो है मान लीजिए उसने 500 मेगावाट का लिया,
तो हम उसको 500 मेगावाट पूरा दे पा रहे हैं, मतलब थ्रू आउट द ईयर, या मान लीजिए 100% का हमने कितना परसेंट दिया, तो वो आपका एनर्जी चार्ज हो गया। अभी क्लियर हुआ? यस सर क्लियर सर। और जो अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो मतलब एग्रीमेंट में हो जाता है कि कैपेसिटी चार्ज, और दूसरा आपका वेरिएबल कॉस्ट या एनर्जी चार्ज। नंबर थर्ड होता है आपका डीएसएम चार्जेस। तो पहले क्या है कि कोई डिसिप्लिन नहीं थी ग्रिड में। पहले क्या है, एक स्टेट से इंटर स्टेट कनेक्टिविटी भी कम थी, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसमिशन लाइन वगैरह, बहुत स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ आपको, 2000 से पहले। तो उस समय क्या है कि आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी। मान लीजिए जहाँ पे पावर प्लांट ज़्यादा है तो वो लोग ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, और मान लीजिए जिस रीजन में पावर प्लांट कम है वो लोग ओवर ड्रा कर रहे हैं। इससे क्या पूरा ग्रिड जो है डिस्टर्ब हो जाता था, मतलब बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था कि आरजीएमओ का काम होता है कि थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करना फ्रिक्वेंसी को। आरजीएमओ तो है ही एक रेगुलेशन। उसके बाद दूसरा ये सीआरसी ने लाया कि डीएसएम रेगुलेशंस। तो उसमें ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई बोला कि केरल गवर्नमेंट हमको बोली कि हम 500 मेगावाट लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कभी मान लीजिए उनकी रिक्वायरमेंट अचानक से ज्यादा आ जाए तो वो जो है 550 विड्रॉ करने लगे, या मान लीजिए 600 मेगावाट विड्रॉ करने लगे। तो इस टाइप की सिचुएशंस ना है। अगर कोई ऐसा करता है, मतलब उस डिसिप्लिन को नहीं मानता है, तो उसमें उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, और वो पेनाल्टी आपके फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे रहेगी। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो ये डीएसएम होता है आपका डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो जो अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ था उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट था कैपेसिटी चार्ज, सेकंड कंपोनेंट है आपका एनर्जी चार्जेस, और थर्ड कंपोनेंट है आपका डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म। जैसे मान लीजिए हमारा ये केरल गवर्नमेंट के साथ 500 का है, वो बायर बोल रहा कि हम 500 मेगावाट लेंगे, लेकिन हम जनरेट कर रहे हैं मान लीजिए 600 मेगावाट, तो वो तो 500 मेगावाट ही लेगा। उसका शेड्यूल्ड है हमारा कि 500 मेगावाट हमें उसको देना है। लेकिन जो 100 मेगावाट एक्स्ट्रा हमने जनरेट किया, तो केरल गवर्नमेंट तो उसका पैसा नहीं देगी, तो वो हमारा जाएगा पावर एक्सचेंज में। पावर एक्सचेंज में उस समय वो डिपेंड करेगा कि उस मान लीजिए अगर हमको कुछ पैसा नहीं मिलता है तो हम अननेसेसरली वेस्टेज ऑफ मनी हो गया ना, कि हम कोल जला के उतना पावर जनरेट कर रहे हैं और हमको पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो सेलर को कुछ फायदा नहीं होगा ना। तो हेलो इसलिए सर एक डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर वो जब भी मतलब 500 मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं, उनको 500 दे रहे हैं सर, वो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं जब तक उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, पेनल्टी नहीं लगेगा? वो तो सर नाम सा कंडीशन होगा ना। मानो सर 10% इंक्रीज हो गया लोड, तो सर 540 या 550 पे 520 ले सकते हैं या नहीं? 520 मेगावाट या 530 मेगावाट? वो तो 500 ही लेंगे, लेकिन जो मान लीजिए 10% इंक्रीज हुआ 50 मेगावाट, ओके, वो जाएगा आपका एक्सचेंज में। एक्सचेंज में जाएगा? हाँ, तो वो एक्सचेंज में जो जाएगा 50 मेगावाट, वो डिपेंड करेगा कि उस समय फ्रिक्वेंसी क्या है। तो हमारे सीसीआर में भी आपने देखा होगा कि हमेशा जो ये डेस्क इंजीनियर रहता है हमेशा फ्रिक्वेंसी वॉच करता रहता है और उसका शेड्यूल देखता रहता है कि हमारा कितना शेड्यूल है। मान लीजिए उस समय फ्रिक्वेंसी हाई है, तो इसका जो एक्स्ट्रा जो आप जनरेट कर रहे हैं उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए कोल का कॉस्ट है आपका 2 रुपए, लेकिन अगर मान लीजिए आपको जो एक्सचेंज में पावर जा रहा है, मान लीजिए वो 1 रुपये 90 पैसे का है, तो आपको तो लॉस ही हो रहा है ना। 2 रुपए का कोल जला के और 1 रुपये 90 पैसे में आप जो है, जो उसका मतलब पर यूनिट जो आपका जनरेशन कॉस्ट आ रही है, मान लीजिए 2 रुपए तो आपका कोल कॉस्ट हो गई, उसके ऊपर भी कुछ O&M एक्सपेंसेस होते हैं। इस तरह से जनरेशन कॉस्ट आपकी आगे 2 रुपये 20 पैसे, लेकिन आप सेल हो रही है आपकी 1.90 में,
तो फिर फायदा नहीं। उस समय क्या डेस्क इंजीनियर क्या करेगा आपका कि वो लोड को कम कर लेगा, लेकिन उसी समय अगर फ्रिक्वेंसी आपकी कम है, हो सकता है उस समय रेट ज्यादा हो जाए, मान लीजिए 4 रुपए, तो वो जो 10% 50 मेगावाट है वो उसको फायदा हो जाएगा जनरेटर को, सेलर को। तो वो सिचुएशन देख देख के आपको कम ज्यादा करना पड़ता है। तो उसी के कई सारे रेगुलेशंस हैं जो CERC ने दिए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने बताया कि DSM के पहले जो है UI था, जो 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहले आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, लेकिन 2012 में क्या है, दो बार बहुत ग्रिड डिस्टरबेंस हुआ था। तो करीब 48,000 मेगावाट जो है उससे अफेक्टेड हुआ था। और ये अपने इंडिया के मतलब पावर आउटेज की एक मतलब हिस्ट्री बन गई थी उस समय। और बहुत मतलब इतने सारे रीजन्स में ये ब्लैकआउट हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा मतलब पीपल सर उससे 2012 सर हो गया था सर, 2012 जुलाई 30 या जून 30 समथिंग में हुआ था सर। हाँ हाँ, ये देखिए लिखा ना 30 जुलाई को हुआ था, 31 जुलाई को हुआ था। हाँ सर, सर 24 आवर्स में सर बैकअप मतलब ये हो गया था, पूरा रेडी हो गया था सिस्टम। नेक्स्ट, तो इसका फिर बाद में CERC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल टास्क फोर्स और रीजनल टास्क फोर्स को बनाया था। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो उसमें देखा कि उसमें 2-3 रीजन्स मिले थे। उसमें एक रीजन था कि वीक इंटर रीजनल कॉरिडोर ड्यू टू मल्टीपल आउटेज। मतलब क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा आउटेज हो गए थे, जो जो इंटरकनेक्टिविटी रहती है वो सब मतलब उतना रगड़ नहीं था, प्रोटेक्शन वगैरह उसके उतने प्रॉपर नहीं थे। इसलिए क्या वो ट्रांसमिशन लाइन का फेलियर हो गया था। और नॉर्दर्न रीजन में जो है बहुत ज़्यादा अंडर ड्राल और ओवर ड्राल हुआ था। इसलिए क्या एकदम से टर्बुलेंस टाइप का हो गया था और पूरा ग्रिड जो है बैठ गया था। और जो इसमें SLDC और RLDC होते हैं, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, इन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन की भी प्रॉब्लम थी, इसलिए ये प्रॉब्लम आई थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 2014 में जो है इसको DSM को, इस रेगुलेशन को इसको लेके आए। इसका मेन पर्पज है आपका ग्रिड की डिसिप्लिन और ग्रिड की सिक्योरिटी मेंटेन करना। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेजर प्रोविजंस में, इसमें फ्रीक्वेंसी बैंड 50 पॉइंट, एक मिनट, हाँ सर, क्लास ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 4th अमेंडमेंट के बाद की बात बता रहा हूँ। इसके पहले क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंड आपका 50.0 स्टार्टिंग है 49 से 50.505 पे स्टार्ट, 50.5 पे स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे ये नैरो होता गया बैंड। अभी जो है फ्रीक्वेंसी बैंड हो गया 50.05 से 49.85। इसके जस्ट एक साल पहले जो है ये 50.05 से 49.70 था। और इसमें जैसे मान लीजिए आपका जो शेड्यूल दे दिया, एक दिन पहले ही आपको शेड्यूल मिल जाता है कि हर 15-15 मिनट के ब्लॉक में आपको इतना जनरेट करना है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके पास कैपेसिटी ज्यादा है, फ्रिक्वेंसी लो है, तो आप जो है बहुत ज्यादा जनरेट कर दोगे। तो ऐसा भी नहीं है, उसमें वॉल्यूम लिमिट भी किया है बायर और सेलर के लिए, कि मतलब सेलर जो है कितना एक्सेस मतलब सेल कर सकता है, या बायर कितना एक्सेस ले सकता है, जिससे कि गिट का डिस्टरबेंस ना आए। अगर कोई ये रेगुलेशंस नहीं मानेगा बायर या सेलर, तो उसको ह्यूज पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज होगी। और ये कैप रेट फॉर जनरेटर्स है। कैप रेट में आपका ऐसा नहीं है, मतलब कि जैसे मान लीजिए फ्रिक्वेंसी बहुत लो है, उस समय डिमांड ज़्यादा है, तो जितने सेलर हैं
वो मतलब ज्यादा वॉल्यूम को सेल करने लगे कि उन्हें रेट ज्यादा मिलने लगे, तो ऐसा भी नहीं है। उसमें कैप कर दिया, मतलब कि आपको एक फिक्स कर दिया कि आपको फ्रिक्वेंसी कितना भी लो होगा तो अभी आपको 4 रुपए या 4.2 जो भी फिक्स किया है, अभी शायद कैप रेट 3.40 है पर यूनिट, तो आपको उसी रेट से मिलेगा। और ये एडिशनल डेविएशन चार्ज फॉर सस्टेन्ड यूनिडायरेक्शनल डेविएशन, ये एक नया इंट्रोड्यूस किया। ऐसा नहीं है मान लीजिए कि फ्रिक्वेंसी लो चल रही है तो जो ज्यादा सेल कर सकता है तो कंटिन्यू जो है मतलब जो है आपको ज्यादा सेल करता जा रहा है, मतलब उसमें एक बार आपको उसको साइन को चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए हमेशा आप एक्सेस दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो एक बार आपको साइन को चेंज करना पड़ेगा। साइन इन द सेंस, मान लीजिए 50 मेगावाट का शेड्यूल आपका शेड्यूल है, आप 50 मेगावाट से ऊपर 50 प्लस 55 मोर देन 50 दे रहे हैं, तो आपको इसमें अभी एक नया रूल आया है कि 12th ब्लॉक, मतलब 15 मिनट का एक ब्लॉक होता है, तो ऐसे ही मतलब 12 ब्लॉक के बाद आपको एक बार उसको निगेटिव साइन करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो उसमें भी आपको पेनल्टी लगेगा। सर ये नेगेटिव साइन वाला जो बताया आप सर, ये समझ में नहीं आया सर। मान लीजिए आपका शेड्यूल है 50 मेगावाट का 15 मिनट का, ठीक है, यस सर। और उस समय फ्रिक्वेंसी लो है, तो उस समय रेट अच्छा रहेगा एक्सचेंज में, तो आप चाहोगे कि हम उस समय कमा लें, मनी जनरेट कर लें। तो उस समय जो जनरेटर जो सेलर रहेगा वो तो यही सोचेगा ना कि मैं एक्सेस ग्रिड में दे दूं पावर। तो मान लीजिए वो 60 मेगावाट दे रहा है कंटिन्यूअस और फ्रिक्वेंसी लो बनी हुई है, मान लीजिए हमारे पास वाला कोई जनरेटर ट्रिप हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, आउटेज हो गया, तो पावर का डिमांड बढ़ गया, तो जो बाकी के जनरेटर होंगे वो सोचेंगे कि उस पीरियड में हम कमा लें पैसा, तो उस समय क्या वो लोग ज्यादा देगा, मोर देन 50 देगा। तो मोर देन 50 देंगे तो ठीक है, उसमें एक वॉल्यूम लिमिट भी है कि आप 12% ही दे सकते हैं, लेकिन 12% भी देंगे तो मतलब कब तक देना 12% ज्यादा, उसमें भी एक लिमिट लगाई हुई है कि 12 टाइम ब्लॉक के बाद आपको एक बार साइन चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए 12 तक आपने मोर देन 50 दिया, 13th ब्लॉक में आप जो है एक बार मतलब जितना आपका शेड्यूल है उतना कर ले या थोड़ा सा कम कर लें, तो फिर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, अदरवाइज आपको उसमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, यस सर। फिर डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपका एक्चुअल जनरेशन है माइनस शेड्यूल जनरेशन, ये फॉर जनरेटर के लिए जो सेलर है, और मान लीजिए जो बायर है उनका डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल एक्चुअल ड्रॉयल माइनस टोटल शेड्यूल ड्रॉयल, इन दोनों के बीच में जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपका डेविएशन हो गया। ये 15 मिनट के टाइम ब्लॉक में ये मतलब डेविएशन शेड्यूल मतलब कैलकुलेट होता है, और बेस्ड ऑन एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिलीवेंट टाइम ब्लॉक, मतलब ऐसा नहीं है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, 15 मिनट का जो भी आपका एवरेज फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो जो लास्ट के 15th मिनट के जो लास्ट सेकंड में जो मतलब टोटल एवरेज होके आया फ्रीक्वेंसी, उसको मतलब माना जाएगा, उसी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे पूरे कैलकुलेशन होते हैं। मान लीजिए कोई जैसे शेड्यूल किसी का 50 मेगावाट है, अगर मान लीजिए जनरेटर वाला अंडर इंजेक्ट कर रहा है, मान लीजिए कम दिया, तो उसका डेविएशन निगेटिव हो गया, तो उसको पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने कम दिया। या मान लीजिए आप ओवर इंजेक्शन कर रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, तो उसको पैसा भी मिलेगा, रिसीवेबल हो जाएगा वो। और बायर के लिए ये चीज अपोजिट रहेगी। आधा घंटे बाद आओ। ठीक है, ये डिविजन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर।
ये चार्जेस फॉर डेविएशन, इसमें फ्रिक्वेंसी बैंड यही है 50.05 से 49.85 है। अभी जो एज करंट चल रहा है, इसके पहले 50.05 से 49.7 था। चार्जेस फॉर डेविएशन फॉर ईच 0.01 हर्ट्ज स्टेप इज चेंजिंग एवरी डे। तो ये क्या है कि अभी एक ये डेली एवरेज एरिया क्लियरिंग प्राइस जो है ना, ACP, ये अभी नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वो जो एक दिन पहले का जो आपका डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कुछ वो लोग ACP निकालते हैं, इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ। उस बेसिस पे एक ACP का प्राइस आता है, उसके आगे एक फार्मूला है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसके बेसिस पे फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे आपका रेट कैलकुलेट होता है एज पर ACP। और ये चार्जेस फॉर डेविएशन बिलो 49 मतलब वो फिक्स किया हुआ है, 8 रुपीज पर यूनिट है। और जब फ्रिक्वेंसी मोर देन उतना होगा तो उसका चार्जेस कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये मैं बोल रहा था ना, जो चार्जेस फॉर डेविएशन ये फार्मूला है, जो ACP कैलकुलेट होती है एक दिन जब ये शेड्यूल मिलता है आपको जनरेटर को, तो उसमें ये जो पावर एक्सचेंज वाले जो है आपको ACP का रेट भी बताते हैं। जो P वैल्यू है ना, ये आपका ACP है। तो उसके बेसिस पे मान लीजिए 50 के ऊपर जा रही फ्रिक्वेंसी, तो मान लीजिए 0.01 का चेंज हुआ, तो उसी हिसाब से ये कैलकुलेट होती जाएगी। ये फार्मूला है उसका। मान लीजिए 50 से नीचे जा रही फ्रिक्वेंसी, तो उसका ये फार्मूला है। जो भी ACP की वैल्यू होगी इस फार्मूला में आप पुट कर देंगे, तो आपका हर एक फ्रिक्वेंसी पे उसकी मतलब कॉस्ट आती जाएगी यूनिट की। लेकिन इसमें मैक्सिमम सीलिंग रेट किया हुआ है कि 49.85 में 8 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 50.05 में 0 हो जाएगा जो भी यूनिट जनरेट होगी। ये देखिए उसका ग्राफ है। जो ये ब्लू वाला लाइन देख रहे होंगे आप लोग, ब्लू वाला ग्राफ स्लोप, तो ये पहले था, मतलब जिस समय ACP इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी उस समय क्या 1.78 मतलब एक फिक्स रेट था, मतलब कि 50 हर्ट्ज में 1.78 मिलेगा। लेस देन 49.7 होगा तो आपका ये पहले 49.7, इसके नीचे होगा तो आपको 8.24 था, और मोर देन 50.05 में इक्वल टू या मोर देन 50.05 हर्ट्ज होगा, उस समय 0 पैसे पर यूनिट हो जाएगा। लेकिन जब से ACP आया, मान लीजिए ACP का जो भी रेट है, मान लीजिए 3 रुपए है, तो वो 50 हर्ट्ज में तो 3 रुपए हो गया। उसमें मैक्सिमम सीलिंग जो है आपका 49.85 में 8 रुपीज हो जाएगा, और 50.05 में आपका 0 पैसे हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट मिल गए आपको, उसको आप स्लोप ड्रा कर लेंगे, तो उससे हर एक फ्रीक्वेंसी में जो आपको ये पिछली स्लाइड में फार्मूला बताया था, एक रेट जनरेट मतलब रेट पता लग जाता है। इस रेट से आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे उस पर्टिकुलर डे में या टाइम ब्लॉक में चार्जेस मिलेंगे। अब जैसे ये बायर या सेलर, जिसमें कई सारा मतलब जैसे चार्जेस फॉर डेविएशन रिसीवेबल फॉर ओवर इंजेक्शन, मान लीजिए कोई जनरेटर है, सेलर है, अगर ओवर इंजेक्ट कर रहा है तो वो कितना ओवर इंजेक्ट कर सकता है, तो उसमें भी एक लिमिट लगाई हुई है 12% ऑफ शेड्यूल, और 150 मेगावाट विच एवर इज लेस सेल बी 0। मतलब अगर मोर देन 12%
वो अगर ओवर इंजेक्ट करता है तो 12% का ही उसको चार्ज मिलेगा, बाकी का उसको जो है जो भी आप यूनिट सेल करेंगे उसका चार्ज 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी लिमिट कर दी है, जिससे मतलब कि सब लोग डिसिप्लिन में रहें। और एक बेनिफिट देने के लिए मान लीजिए अगर किसी का शेड्यूल लेस देन और इक्वल टू 400 मेगावाट है, ये मतलब 400 मेगावाट पर आवर हो गया, तो 15 मिनट में कितना हो गया आपका, डिवाइड बाई 4, यानी 100 मेगावाट आवर। अगर 15 मिनट में किसी का शेड्यूल 100 मेगावाट आवर का है तो उसमें मतलब फिक्स कर दिया है कि आपको ये 48 मेगावाट यानी 1 घंटे के लिए, तो 15 मिनट में मतलब 12 मेगावाट ही आप, वैसे 12% देखेंगे तो मतलब उसमें 48 मेगावाट यानी 12 मेगावाट आवर का ही उसमें कैपिंग कर दिया है कि उससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप। नहीं, मान लीजिए ये मैक्सिमम 400 के लिए, लेकिन मान लीजिए किसी का 300 मेगावाट का शेड्यूल है तो 15 मिनट में हो गया उसका 75, तो 75 में वो 12 मेगावाट एक्स्ट्रा, वो 75 प्लस 12 यानी कितना हो गया 87 मेगावाट, सॉरी 97 मेगावाट तक वो ओवर इंजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर 400 है तो 12 मेगावाट से ज्यादा नहीं करेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। उसी तरह से अगर मान लीजिए फ्रिक्वेंसी 50.10 है तो उस समय आपको जो है पेनाल्टी लगेगी, एडिशनल डेविएशन चार्जेस पेएबल फॉर ओवर इंजेक्शन। मान लीजिए फ्रिक्वेंसी हाई चल रही है, उस समय सेलर ओवर इंजेक्ट कर रहा है, उस समय आपको पेनाल्टी, जितना भी आप ओवर इंजेक्ट करेंगे तो उस समय जो एसीपी एसीपी यार, जो ये कैप रेट है 3 रुपये 3 पैसे जो है ना, ये आपका कैप रेट हो गया। उस दिन की जो एसीपी रहेगी, दोनों में जो मिनिमम रहेगा उसके हिसाब से आपको एडिशनल चार्जेस पे करना पड़ेगा। या जो बायर है, मान लीजिए फ्रिक्वेंसी हाई चल रही है, उसको लेना था 100 मेगावाट या जो भी उसका शेड्यूल था, अगर मान लीजिए वो नहीं लेगा तो भी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो वो नहीं लेगा तो उसको भी पेनाल्टी रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल सेलर के ऊपर ही है डिसिप्लिन, सेलर और बायर दोनों के ऊपर ही मतलब ये रेगुलेशंस हैं, मतलब जिससे कि ग्रिड की सिक्योरिटी बनी रहे। उसी तरह सर से ये 12% 1 आवर के लिए होता है या फिर वही 15 मिनट शेड्यूल के लिए होता है? फिर से बोलिए। सर ये जो 12% है हमारा, जो वहाँ पे आप दिखाया था प्रीवियस स्लाइड में, हाँ, तो वो 1 आवर के लिए रहेगा या फिर सिर्फ 15 मिनट के लिए रहेगा? ये एक मिनट से नहीं, मान लीजिए सपोज करिए आपका शेड्यूल है 1000 मेगावाट देना आपको, ठीक है, यस सर। 1 घंटे में कहीं आपका परचेस एग्रीमेंट हुआ तो, जैसे मान लीजिए, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं 60 किलोमीटर या 100 किलो में 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, 1 घंटे में आप कितने दूर जाएंगे 50 किलोमीटर जाएंगे ना, अगर 50 की स्पीड से जा रहे हैं तो इसलिए 15 मिनट में कितनी दूर पहुंचेंगे, 50 डिवाइड बाई 4, तो उतना हो जाएगा किलोमीटर आवर। उसी हिसाब से मान लीजिए 100 मेगावाट आपको जनरेट करना पर आवर, तो जब मेगावाट आवर में निकालेंगे तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा आपका, मतलब 15 मिनट टाइम स्लॉट में 25 मेगावाट। और जो 12% रहेगा वो 15 मिनट टाइम ब्लॉक में ही निकालना पड़ेगा। 48 मेगावाट जो है ना, ये आपका 1 घंटे के लिए, अगर शेड्यूल लेस देन और इक्वल टू 400 मेगावाट, अगर सपोज करिए आपका 1000 मेगावाट का शेड्यूल है तो 15 मिनट में आपका कितना हो गया 250, तो 1000 का 12% कितना हुआ है 120 मेगावाट 1 घंटे के लिए, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे आप, कितना आएगा, वही करीब। उसमें एक कंडीशन और है,
ये 150 megawatt. 12% of schedule are 150 megawatt, whichever is less. तो इसमें 150 मेगावाट के केस में 37.5 मेगावाट आ जाएगा आपका, तो आपको उतने का ही बेनिफिट मिलेगा। अगर उसके ऊपर देते हैं आप तो आपको पेनाल्टी लगेगी। ठीक है सर वो जो 15 मिनट में सर जो 25 मेगावाट जो बोले उसका फिर 12% या टोटल जितना है उसका 12%? नहीं, एक बार फिर से बोलिए आप, डाउट क्या है? मतलब कि 1 घंटे में सर मानो 100 मेगावाट वो ड्रॉ कर रहा है, तो 15 मिनट स्लॉट के लिए 25 मेगावाट ड्रॉ करेगा। सर ठीक है। 25 मेगावाट जो 12% जो आप बोले सर, वो 25% के 25 मेगावाट के ऊपर जो 12% होगा वो होगा, या 100 मेगावाट में वो 12% होगा? नहीं, टोटल जैसे 12%, जैसे 100 मेगावाट का शेड्यूल है, तो इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो गई आपकी, लेस देन आर इक्वल टू 400 मेगावाट। ठीक है, यस सर। तो इसमें कितना लिखा, वॉल्यूम कैपिंग इज फिक्स्ड एट 48 मेगावाट 1 घंटे के लिए, यानी कि 15 मिनट में कितना हो गया, 12 मेगावाट। तो मान लीजिए 25 का शेड्यूल है आपका, तो उसमें आप एडिशनल 12 मेगावाट और दे सकते हैं, यानी कि 37 मेगावाट तक आप दे सकते हैं। 37 मेगावाट दे सकते हैं। यस सर। हाँ, समझ में आया सर। 15 मिनट के टाइम ब्लॉक में। चले आगे। यस सर, आगे चलिए। यस सर। इसी तरह से अंडर इंजेक्शन है और ओवर ट्रायल है। मान लीजिए फ्रिक्वेंसी लो चल रही है, उस समय आप अंडर इंजेक्शन करते हैं तो उसमें भी पेनल्टी है। अगर फ्रिक्वेंसी 49 लेस देन 49.85 है तो उसमें एक एडिशनल डेविएशन चार्ज, मतलब ह्यूज पेनल्टी लगेगी, मैं आगे आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए ये मैंने सेलर के लिए बनाया है। मान लीजिए 12% से 15%, मतलब 12% तक तो अलाउ हुआ है, फिर 12 से 15%, यानी जो 3% का जो चार्ज होगा वो 20% ऑफ मिन ऑफ कैप रेट होगा, या फिर डेविएशन चार्ज ऑफ डेट टाइम ब्लॉक, मतलब उस समय जो फ्रिक्वेंसी रहेगी और जो कैप रेट है आपका, उन दोनों में जो मिन होगा उसको 20% लगेगा 3% के लिए। और मतलब फिर 15 से 20%, यानी ये जो 5% का जो चार्जेस लगेगा वो 40% के हिसाब से लगेगा। अगर मोर देन 20% का डेविएशन आ गया तो फिर आपको अंडर इंजेक्ट किए तो फिर आपको 100% के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। फिर ये देख लीजिए, आपको इससे एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये ओवरव्यू है। ये डीसी यानी कि डेविएशन चार्ज, जो शेड्यूल और एक्चुअल के बीच में जो डेविएशन आया, ये डेविएशन हो गया आपका एक्चुअल जनरेशन माइनस शेड्यूल जनरेशन। अगर ये मान लीजिए आपका नेगेटिव है तो अंडर इंजेक्शन हो गया। संजीव और सर, जनरेटर, सर हाँ संजीव सर, मैं अनुपम बोल रहा हूँ। हाँ अनुपम बताइए। सर बोल रहे हैं कि 1 मिनट बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा ना प्लीज सर। हाँ बस ये लास्ट स्लाइड है अनुपम। ठीक है, मैं कनेक्ट कर लूंगा, ये कंप्लीट करके ही करूंगा। हाँ सर, हाँ सर। फिर ये आपका समरी है। जैसे मान लीजिए जो भी डेविएशन आ गया आपका, तो उसमें आपका जो मान लीजिए शेड्यूल है, जो एक्चुअल जनरेशन है, उसके बेसिस पे आपको पता लगाता है आपका एक्चुअल जनरेशन और सेलर के लिए एक्चुअल जनरेशन माइनस शेड्यूल जनरेशन। ओके, तो उसके बेसिस पे आपका ये पता लग जाए, उसके बेसिस पे आपको
हेलो अनुपम। सर बोलिए सर बोलिए। हाँ क्लियर है ना? अच्छा हाँ, दिख नहीं रहा था। ठीक है, ये हटा लीजिए। हाँ सर। हाँ, उसके बेसिस पे आपको पता लगा कि आपने अंडा इंजेक्ट किया कि ओवर इंजेक्शन किया। मैं एज ए सैलरी पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए डेविएशन अगर आपका निगेटिव आया तो आपने अंडा इंजेक्ट किया, पॉजिटिव आया तो आपने ओवर इंजेक्शन किया। ये अंडा इंजेक्शन किया तो उसमें भी जो 15 मिनट का टाइम ब्लॉक था उसमें फ्रिक्वेंसी देखेगा हर 15 मिनट का। अगर लेस देन 49.85 है, जो 15 मिनट का एवरेज फ्रिक्वेंसी है, तो इसमें डिविएशन चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा हाई डिविएशन चार्ज प्लस एडिशनल डिविएशन चार्ज भी लगेगा। तो इसमें एक चीज़ और, जो लेस देन 49.85 है ना, जितना आपने किया उसके ऊपर तो डीसी लगेगा ही, डिविएशन चार्ज। जितना क्वांटम आपने अंडा इंजेक्ट किया टोटल के ऊपर आपका एडिशनल डिविएशन चार्ज लगेगा। Bluetooth mode. अगर वही फ्रिक्वेंसी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 49.85 या लेस देन 50.05 है, आपका जो है इसमें डेविएशन चार्ज नॉर्मल लगेगा। लेकिन अगर इसमें एक वॉल्यूम लिमिट भी आ जाती है, अगर मान लीजिए वॉल्यूम लिमिट के बियॉन्ड आप इंजेक्ट करते हैं तो उस समय आपको एडिशनल डेविएशन चार्ज भी देना पड़ेगा। जिसमें एक बेनिफिट भी है, अगर फ्रिक्वेंसी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50.05 है तो इसमें इस समय आप अगर अंडा इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट है। उस समय आपको कोई डिविएशन चार्ज भी नहीं लगेगा और एडिशनल डिविएशन चार्ज भी नहीं लगेगा। उसी तरह से ओवर इंजेक्शन में, मतलब इस समय क्यों डिविएशन चार्ज नहीं लगेगा? क्योंकि आप जो है ग्रिड को सपोर्ट कर रहे हो, उसकी स्टेबिलिटी आप बढ़ा रहे हैं। फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी हाई चल रही है उस समय आप अंडा इंजेक्ट करके, इसलिए आपको उस समय कोई डीसी या एडीसी नहीं लगेगा। उसी प्रकार से ओवर इंजेक्शन के केस में अगर फ्रिक्वेंसी लेस देन 49.85 है, उस समय आप ओवर इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपको डीसी रिसीवेबल रहेगा। तो वैसा नहीं है कि फ्रिक्वेंसी अगर कम है तो उस समय रेट हाई रहता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने इसमें कैप रेट कर दिया कि मतलब इतने से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। फ्रिक्वेंसी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 49.85 या लेस देन 50.05 है, उस समय भी डीसी आपको ओवर इंजेक्ट करते हैं आपको तो डीसी रिसीवेबल रहेगा, उस समय नो एडीसी रहेगा। वही अगर फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 50.05 या लेस देन 50.1 है, इस समय नो डीसी एंड एडीसी। उस समय आप अगर ओवर इंजेक्ट कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी हाई चल रही, तो उस समय आपको एक तो आप ओवर इंजेक्ट कर रहे हैं, आपका कोल कॉस्ट भी आ रही है इसमें, वो तो लॉस है ही है, और साथ में एडिशनल पेनाल्टी भी मिलेगी, आपको पेनाल्टी भी लगेगी। और ग्रेटर देन 50.1 है तो उस समय डिविएशन चार्ज तो कुछ मिलना नहीं है और एडीसी भी आपको लगेगा। यही था। अगर और किसी को डाउट हो तो पूछिए। अनुपम, बोलिए सर बोलिए। हाँ मेरा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट होगा तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ डीएसएम में इतना ही था। हाँ सर, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए ना। नहीं तो मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। हाँ सर जब हमको मतलब सर लोड सडन बढ़ गया, जैसे कि सर 2012 में ये हुआ था कि सर पंजाब में सर सडन लोड बढ़ गया था सर, वहाँ पे बारिश कम हुआ था, इसकी वजह से वहाँ पे सर सब जो मोटर है वो ऑन कर दिए थे, जिसकी वजह से लोड सडन बढ़ गया था सर। उस टाइम सर ऐसे ही सर अभी होगा तो सर क्या होगा? मतलब वो वहाँ पे सर मतलब कि जो एरिया में वो लोड बढ़ेगा वहाँ पे तुरंत कटअप हो जाएगा, या सब मिलके उसको वो जो उनको हेल्प करेंगे कि जो ये ग्रिड का सिंक्रोनाइजेशन हेल्दी रहे या वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना आए? नहीं, अभी क्या है ना, पहले
पुराने जमाने में क्या था कि कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई पेनाल्टी वगैरह चार्जेस नहीं थे, तो जो सेलर है सब लोग यहाँ पे, वैसे भी इंडिया में पावर डेफिसिट रहता है। अभी आज के समय में देखा होगा कि पावर डेफिसिट नहीं है सभी जगह, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस की इतनी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। आपने देखा होगा 1000 किलोमीटर तक ट्रांसमिशन लाइन अपने इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। तो इतना सब जगह, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा जनरेटर हैं, वो आपका केरल तक, तमिलनाडु तक दे रहे हैं पावर, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। उस समय क्या हुआ था कि 2012 में कोई डिसिप्लिन नहीं था, तो जो जनरेटर है वो जनरेट किए जा रहा है, क्योंकि उसको मतलब मनी जनरेट करना है। और जैसे मान लीजिए जहाँ पे जनरेटर्स नहीं है बहुत ज़्यादा, जिस स्टेट में, वो पहले उनको भी कोई डिसिप्लिन नहीं थी, वो लोग ओवर ड्रा कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं पे किसी स्टेट में इलेक्शन चल रहा है, कहीं मान लीजिए एक्चुअल में जनरेटर ट्रिप हो गया, वैसे ही मतलब पावर की कमी है और वो जो है ओवर ड्रा भी कर ले रहा है। इससे क्या है, ग्रिड का पूरा डिस्टर्बेंस हो गया। इसलिए उस समय ये प्रॉब्लम आई थी। मान लीजिए एक में कुछ प्रॉब्लम आई, पहले कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, प्रोटेक्शन वगैरह, इंटरलॉक वगैरह भी सही नहीं थे कि उतने पार्ट को आइसोलेट कर दे। अभी धीरे धीरे इसमें स्टेबिलिटी आई है, हर एक पार्ट का, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आती है एक पर्टिकुलर पार्ट में, तो उतना ही पार्ट आइसोलेट होगा बाकी पार्ट से। पहले क्या ये सब था नहीं, तो उससे क्या पूरा कोलैप्स हो गया, इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आया था उस समय। उसके बाद पूरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेशनल टास्क फोर्स, रीजनल टास्क फोर्स और इंटरनेशनल कंसल्टेंट गवर्नमेंट ने हायर किए थे कि बाकी देशों में जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे कैसा मतलब ये मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं प्रॉब्लम आती इस टाइप की। वो सब कंसल्टेंट का फीडबैक वगैरह लेके फिर धीरे धीरे यहाँ भी ये जो रेगुलेशंस हैं ये धीरे धीरे यहाँ भी इम्प्लीमेंट किए, पेनाल्टी लगाई नहीं। पहले क्या है, पावर का रेट बहुत ज़्यादा होता था, जेपीएल ने भी पहले 10 रुपये 12 रुपये पर यूनिट बेचा है, ये 16 रुपये तक बेचा है पर यूनिट। अभी आप देखिए पावर कंपनी, ये मतलब अभी का टाइम चेंज हो गया, क्योंकि सब कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई अभी कि मान लीजिए किसी स्टेट में पावर ज़्यादा है तो वो दूसरी जगह जाएगा जहाँ पे नहीं है। इसलिए क्या है कि अभी का सिनेरियो चेंज हो गया। और ऑटोमेशन और ये सब रिलेस वगैरह भी बहुत चेंज हुआ। पुराने ज़माने में पुराने टाइप के रिले रहते थे, अभी नए एडवांस रिले आए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, तो उनकी सेंसिंग वगैरह सब बहुत फास्ट हो गई है। और ये डिस्कनेक्शन, ये टाइम वगैरह बहुत मिनिमम हो गया है। इसलिए क्या है कि मतलब प्रॉब्लम कम हो गई है अभी। इसके अलावा और कुछ हो तो बोलिए, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट आया है ना, डीएसएम क्या होता है आप लोगों को? यस सर। हम्म, यस सर। मतलब एकदम से तो एक दिन में नहीं आएगा पूरा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आया कि नहीं? कोई यस पूछ सर, ले समझ आया। डीएसएम, क्योंकि इस समय ये बहुत बर्निंग टॉपिक है ये डीएसएम आज की डेट में। आरजीएमओ हो गया, ये डीएसएम हो गया, ये सब चीजें जो है ना बहुत कॉन्सेप्चुअली हैं ये, इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ता है। बहुत ही बर्निंग टॉपिक आजकल, इसी के ऊपर ही बात होती है। आज से 10 साल पहले जेपीएल में क्या है कि ये स्टेज 1 चलता था 250 मेगावाट कैपेसिटी है, ये 265 के नीचे चलता ही नहीं था, क्योंकि उस समय कोई डिसिप्लिन नहीं थी। अब आज की डेट में जो आप लोग आएंगे देखेंगे तो जितना शेड्यूल है, जो डेस्क इंजीनियर रहेगा पहले शेड्यूल देखेगा, उतना मीट करेगा पहले, फिर देखेगा फ्रिक्वेंसी कम है कि ज़्यादा है, तो उसमें ओवर इंजेक्ट करना हमको कि अंडर इंजेक्ट करना है। वो बहुत कॉशियस होकर चलाता है आजकल प्लांट। कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो गए हैं आजकल ऑपरेशन में भी। ठीक है, और बताइए किसी को डाउट? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो ना, सर है लाइन में। हाँ, और कोई डाउट नहीं सर।
ठीक है, अभी कभी कुछ होगा तो मैं तो यहीं रहता हूँ, डिस्कस करिएगा आके, ऐसा कुछ हाँ नहीं। सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप इतना टाइम दिए और टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझाए, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है सर, Thank you। तो सर आपके पास मेरा मेल आईडी तो है ना सर, तो प्लीज ये, हाँ, मैं शेयर कर दूंगा आपको, शेयर हाँ कर सर, हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.